नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर सप्ताह जो बड़ी राजनीतिक खबर होती है उस पर चर्चा करते हैं और इस हफ्ते दो बड़ी राजनयिक खबरें रही। पहली खबर ये रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। उनकी शिकायत ये है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए उन्होंने टैरिफ लगा दिया। लेकिन जो आंतरिक राजनीति में एक बड़ी खबर रही, राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर जो वो दावा कर रहे थे कि एटम बम वो डालेंगे, तो उन्होंने एक डेटा पेश किया कि कैसे चुनाव की कथित रूप से चोरी हो रही है। तो इस सब विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद, न्यूज़ तक के दर्शकों को और साप्ताहिक सभा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो राजदीप, ये जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मैं तो अभी सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट का उदाहरण दे रहा हूँ, महादेवपुरा, जो कि बेंगलोर सेंट्रल सीट पर आती है लोकसभा के, और उन्होंने कहा कि वहाँ 6 लाख वोटर थे, उसमें से 1 लाख वोटर जो है तरह तरह से उन्होंने कहा कि कुछ डुप्लीकेट थे, कुछ फर्जी पते थे, कहीं फ़ोटो गलत थी, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ। इस तरह से 1 लाख फर्जी वोट लाए गए और यही कांग्रेस की हार का कारण बना। तो ये जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको क्या लगता है, ये फुस्सी बम था या एटम बम था? देखिए, मैं कहूंगा कि ना ही ये फुसी बम था, ना ही ये एटम बम था। ये मुझे लगता है, पहले तो देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हुई मिलिंद, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैं एटम बम फेंकने वाला हूं, तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो कहेंगे यार ये हमने पहले भी सुना है कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर आएगी, उससे कुछ निकलता नहीं है। इस बार मुझे लगता है जो मुद्दे डेटा के साथ, और ये बड़ी महत्व है, डेटा के साथ जो प्रेजेंटेशन हुआ, कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी पूरी तैयारी करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और क्योंकि उन्होंने बड़े स्पेसिफिक उदाहरण दिए, नाम दिए लोगों के जहां डुप्लीकेट वोटर्स हुए हैं, या घर दिए जहां फेक एड्रेसेस थे, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन क्या केवल एक कंस्टिट्यूंसी में जो हुआ है, या जो राहुल गांधी एलिगेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पूरी देश में धांधली हुई है और इसी वजह से कांग्रेस हारी है? ये इस समय कहना मुश्किल है। लेकिन जरूर इतना मैं कहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए, जो उदाहरण दिए हैं, उस पर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बच नहीं सकता ये कहने से कि हम राहुल गांधी की बात नहीं मानते, मिसलीडिंग है, फेक है। ये नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, कम से कम एक पूरी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उस वजह से, जैसे मैंने कहा, एटम बम नहीं, लेकिन बम तो गिरा है इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि इस बार केवल एलिगेशन नहीं है, डेटा है। और इस वजह से डेटा को आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। बिले नहीं तो राजदीप, आप जो कह रहे हैं कि ये बम तो जरूर है, एटम बम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि ये सारी जगह पर नहीं किया गया, 100 सीटों पर किया गया। और उनका ये कहना था कि अगर 15-20 सीटें भी एनडीए की कम आ जाती, बीजेपी की कम आ जाती, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। देखिए, ये राहुल गांधी का कहना, इस पर हम इस समय ये नहीं कह सकते कि 100 सीटों पर ऐसा हुआ है। अभी तक जो जांच हुई वो 1 सीट पर हुई है। मैं इस बात पर मानता हूं कि ऐसी जांच करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी एक तरह से यंत्रणा चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो इलेक्शन कमीशन देने से इनकार करती है। तो अगर इतने पेपर हैं, उसमें से जांच करके कौन फेक, किस कंस्टिट्यूंसी में, इतने बड़े देश में जहां 100 करोड़ वोटर वोट कर सकते हैं, आसान काम नहीं है। लेकिन जांच तो कम से कम होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, एटम बम उस समय निकलेगा अगर हम देखें कि जो महादेवपुरा में हुआ है पूरे देश हो रहा था। और आप जानिए, माधेपुरा भी बंगलोर सेंट्रल में आता है, जहां बीजेपी लगातार, मुझे लगता है 3 चुनावों से, वहां 3 या 4 चुनाव से जीत रही है। वहां मैंने वहां के सांसद से कल बात की थी, उनका
का कहना है कि आपको लगता है कि हर बार मैं केवल धांधली की वजह से जीतता हूं। तो देखिए, ये कहना कि पूरा इलेक्शन जो था वो रिग था, ये बात अलग है। ये इस समय हम नहीं कह सकते, प्रूफ है इसका। हम इतना तो कह सकते हैं कि इलेक्टरल रोल पर सवाल जरूर है, एपिक कार्ड्स पर सवाल जरूर है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कहता है कि कुछ हम सब कुछ ठीक है, ये गलत है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को अगर लोगों का विश्वास जीतना है तो उन्होंने सवाल का पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल देना चाहिए, या राहुल गांधी को कटघरे में रखकर उनके खिलाफ केस करिए। ये कहना कि नहीं ये फेक है, मिसलीडिंग है, और उसके बाद सब कुछ ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो आई डोंट थिंक इट इज बिजनेस एज यूजुअल। और जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी इस बार कम से कम तैयारी के साथ, डेटा के साथ आए थे, इसलिए हमें ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े दिए हैं उन्हें काफी सीरियसली लेना चाहिए, उनका महत्व अंदाज नहीं कर सकते। नहीं राजदीप, आपने जो चुनाव आयोग की बात कही, तो राहुल गांधी दो मांग कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने जो हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डाटा दिया था उसका प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने फोटो दिखाई कि 7 फीट का डेटा था, फिजिकल था, वो हमको इलेक्ट्रॉनिक देते तो हम फटाक से इसका पूरे देश भर का डेटा निकाल देते। तो उनकी एक मांग तो सिंपल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, जिसको देने में मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन क्यों हिचक रहा है। दूसरी बात उनकी ये कहना है कि भाई आप मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। वहाँ इलेक्शन कमीशन तकनीकी रूप से शायद सही हो सकता है कि वो 45 दिन की अवधि के बाद आप नहीं रखते हैं, हम नहीं देंगे, वो बात अलग है। तो जो पहली मांग है उनकी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दीजिए, ताकि उसको फिजिकल डेटा को देखना, फिर उसको वापस डिजिटाइज करना, उसमें से डेटा निकालना है, मुश्किल काम है। पर राजदीप, मुझे एक बात ये समझ में नहीं है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जवाब देने के, अलग अलग राज्यों के जो चुनाव अधिकारी है, मुख्य चुनाव अधिकारी, वो कहते हैं राहुल गांधी से कि आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये तो हम, मतलब चुनाव आयोग अंपायर है इस खेल में, अंपायर तो जो है वो साइड ले रहा है किसी की, या उस पर ही हमला कर रहा है। अंपायर का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है, वो एफिडेविट मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ छिपाना नहीं है तो ये डेटा देना चाहिए। डिजिटल का जमाना है, पूरी दुनिया डिजिटल, भारत तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों पीछे रहे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डेटा देना चाहिए। नंबर 2, देखिए, अगर राहुल गांधी एफिडेविट दे तो अच्छी बात है, देनी चाहिए। कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो एफिडेविट में कहा है, लेकिन उस वजह से आप जांच नहीं करेंगे जब तक राहुल गांधी एफिडेविट दे, ये गलत है। क्योंकि राहुल गांधी ने कि पार्लियामेंट में नहीं कहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी उनके पास कोई पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी नहीं है। वो उनका कोई, वो जो कह रहे हैं उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको कम से कम जांच तो होनी चाहिए। महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ कुछ आरोप किए, उसकी जांच करवाइए और उसके नतीजे जो है जनता के सामने रखिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जब उल्लंघन होता है और कई विपक्षी नेता जाते हैं, तो उनसे कम से कम जो उन्होंने जो कंप्लेंट किए हैं उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम जांच नहीं करेंगे जब तक आप एफिडेविट नहीं देंगे, या आप राहुल गांधी जो कहते हैं, और वो भी पीआईबी के जरिए निकलता है कि ये फेक है। अरे, इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई भगवान नहीं है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक बॉडी का मतलब यह नहीं है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको अकाउंटेबल, देश, मैं वोटर हूं, मैं जानना चाहता हूं अगर इस तरह की धांधली हुई है तो उसका पॉइंट बाय पॉइंट आप रिबटल दीजिए, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी सीन टू बी बैटिंग ओनली फॉर वन साइड। आपने सही कहा, मैंने अपने 2024 की किताब में यही लिखा था कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की स्थिति मिलिन वही हुई है जो एक जमाने में पाकिस्तान के अंपायर की हुआ करती थी 1980 के दशक में, जब जैसे ही इंडियन बैट्समैन के पैर पर बॉल लगता था तुरंत आउट देते थे, और इसीलिए तो न्यूट्रल अंपायर आए। अब इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल अंपायर है तो आप न्यूट्रल तरीके से जांच करवाइए। और अगर राहुल गांधी के जो बयान है या जो उन्होंने डेटा दिया अगर वो बेबुनियाद है तो उन पर कार्रवाई करिए, उनको अरेस्ट करिए अगर वो गलत है। लेकिन यही तो मुसीबत है, इलेक्शन कमीशन किसी से बात नहीं करता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है।
अगर आप उनको सवाल पूछें तो वो मिसलीडिंग तुरंत कह देता है। अरे आप हर चीज पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने एक ट्वीट किया था इलेक्शन जो एसआईआर एक्सरसाइज बिहार में चल रही है, वहां गलत या किसी ने जानबूझकर या प्रैंक की तरह से एक कुत्ते का फोटो डाला था, आपको याद होगा, जी और जी कहा था उसके नाम पर एक कार्ड बना था। जी। अब उस पर जांच हुई, उस अफसर को जिसने किया था उसको अरेस्ट हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे एक रिप्लाई देती है ट्वीट पर कि दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग क्या है? सभी मीडिया ने यह दिखाया कि क्या हुआ, उसके बाद जांच हुई, अफसर अरेस्ट हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जनता को एक तरह से विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो छिपाना चाहते हैं, और अगर वो करे तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ताकत और बढ़ेगी, लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। इस तरह से किस पर आरोप लगाना और कहना ये फेक है, मिसलीडिंग है, इससे नहीं चलेगा। तो राजीव, ये जो आप बात कह रहे हैं कि हर चीज़ पर चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है खास करके ट्विटर पे, लेकिन मैं अब जो पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ, जो आपने बिहार के बारे में कही कि राहुल गांधी एक तरह से इसको अपने कैंपेन का थीम बनाना चाहते हैं, वो पदयात्रा पर भी जाने वाले हैं बिहार में। लेकिन मैं कल ही बिहार से लौटा हूँ, तो लोगों का ये कहना है कि भाई जिसके वोट कट गए, मान लीजिए 10% लोगों के वोट लगभग कट रहे हैं, तो बाकी जो बचे उस पर राहुल गांधी या विपक्ष को फोकस करना चाहिए। ये जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, इसका इनको कोई चुनाव में फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, गंभीर मामला है, लेकिन इसका क्या लगता है आपको कि कोई चुनाव में फायदा होगा? क्योंकि ये रेजोनेट कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है जमीन पर लोगों के बीच में। देखिए, दो बातें हैं। ये जो मामला उठाया है वो हमारे संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। वो इस बात से जुड़ा नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मिलित, आप जानिए, पिछले बिहार में जब 2020 में चुनाव हुआ था, कांटे की टक्कर थी। मुझे लगता है दोनों 12,000 बड़े जो 12,000। दल थे उनके बीच जो वोट का फासला था वो क्या 15 या 20 हजार से कम था, 12,000 का उतना था, ही। 12,000। 12,000 का था, 12,000 का फासला था, और बहुत ही कंपेटिटिव इलेक्शन था। कई ऐसे चुनाव हुए जहां जो विनिंग कैंडिडेट है 1% 2% वोट से जीता है, ऐसे कई है। ऐसे स्थिति में जब इस तरह के आरोप लगते हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। यह कहना कि जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा, यह बात अलग है। ये इलेक्शन का मुद्दा बने या ना बने, ये कम से कम हमारे संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक महत्व मुद्दा है। एसआईआर करिए, लेकिन एसआईआर जब आप करते हैं उससे पूरी तरह से प्लानिंग करिए, वेल एग्जीक्यूट करिए, और जो स्टेक होल्डर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ सलाह मशवरा करके उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइए। राहुल गांधी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एडिशंस की बात की, किस तरह से फेक एड्रेस पर 80 लोग का नाम आता है, या एक ही एपिक कार्ड पर दो तीन या एक व्यक्ति के पास 2-3 एपिक कार्ड है, ये एडिशन की बात है। डिलीशन का क्या होगा जिनके नाम काटे जाते हैं? मुझे अभी भी याद है, न्यूज मिनट एक न्यूज पोर्टल है, उन्हें इसी पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, यही बंगलोर सेंट्रल में। कई ऐसे इलाके थे, खास करके मुस्लिम बहुमूल्य इलाके, जहां बहुत लोगों के नाम कटे थे। अब यही मैं कह रहा हूं कि ये जितनी है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उस ट्रांसपेरेंसी के जरिए आप एसआईआर भी करिए और उसे प्लानिंग के साथ करिए, और जवाब भी दीजिए जब कोई धांधली का आरोप करता है। प्रॉब्लम जब मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक तरह से अबव स्क्रूटनी समझता है कि हम जनता के सवाल या नेताओं के सवाल अब नहीं लेंगे, हम उसके ऊपर हैं। ऐसा नहीं चलेगा, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भले ही बिहार में इसका राजनीतिक परिणाम क्या हो ना हो वो बात अलग है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे आखिर में राजदीप, जो दूसरी बड़ी खबर है इस सप्ताह की कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। पहले तो 25% का लगाया, वो भी ज़्यादा था, फिर रूस से हम तेल खरीद रहे हैं इस आरोप में उन्होंने हम पर और टैरिफ लगा दिया। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हम समझते थे कि प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्र हैं, हम अब की बार ट्रंप सरकार, हमने उनका स्वागत में कोई कमी नहीं रखी, तो ट्रंप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं?
देखिए, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर देश के साथ इस तरह से व्यवहार एक तरह से किया है, दोस्तों के साथ भी और दुश्मनों के साथ भी। ट्रंप को लगता है, और ये आज ही नहीं, कई सालों तक वो कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, ये अमेरिका के राष्ट्र हित के खिलाफ है और बाकी देश उसका फायदा उठाते हैं। भारत का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ और ये नहीं चलेगा। अब ट्रंप एक ऐसे भी व्यक्ति है जिनके ना कोई मित्र है ना कोई परमानेंट मित्र है या परमानेंट दुश्मन है, उनके केवल स्वार्थ है, परमानेंट स्वार्थ है। ऐसे व्यक्ति को आप दोस्ती का हाथ भी बढ़ाए तो भी वो कल आपको दगा दे सकते हैं, 15 दिन बाद आपके फिर से दोस्त बन सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वही डोनाल्ड ट्रंप जिसकी हमने इतनी तारीफ की थी, वही डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान के की तरफदारी करते हैं, आसिम मुनीर को लंच पे वहां मिलते हैं और भारत के खिलाफ कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी खत्म हो गई है। एक बात तो होती है कि आप भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में टफ स्टैंड ले रहे हैं, ये आपका दायित्व है, हम भी टफ स्टैंड लेंगे, भारत भी ले सकता है। लेकिन वहीं पब्लिकली हमें एक तरह से अपमानित करना, कहना कि आपकी इकोनॉमी डेड है, यह गलत है। और मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप इसको एक तरह से नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी है उनकी कि वो बार्गेन करेंगे हमारे साथ जब ट्रेड डील हो, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं वो संदेश दे रहे हैं भारत को कि देखिए, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। मैं उन राष्ट्रपतियों में नहीं हूं जिनको केवल आप अगर शेक हैंड करें वो हम दोस्त बन जाएंगे। मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं। ये जो अटकलें चलाई जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई डील की है क्रिप्टो को लेकर, ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं जानते, लेकिन इस पर सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद को एक तरह से इतनी रियायत दे रहे हैं, या चीन के साथ चीन भी तेल रशिया से ले रहा है, तो चीन पर क्यों नहीं आप टफ और भी टफ स्टैंड ले रहे हैं, भारत पर ही क्यों? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। इस समय भारत सही कर रहा है कि आप ट्रंप के साथ एक तू तू मैं में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा तो आपको रखनी पड़ेगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को इस तरह से अपमानित करने लगे तो हमारे पास भी ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे हम भी अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं। इस पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है और ताना मार रही है प्रधानमंत्री को कि भाई इतने बड़े दोस्त थे आपके और वो आप धोखा दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है ये विपक्ष गलत कर रही है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां देश ने एक तरह से एकजुट होना चाहिए। हाँ, जरूर मैं कहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कमियां जरूर नजर आई है। अब ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री चीन जाएंगे महीने के अंत में, वही चीन जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से शामिल था। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कई कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा इस मौके पर चौका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष को मुझे लगता है सरकार को का साथ देना चाहिए। अगर कोई अमेरिकी के राष्ट्रपति हमें डेड इकोनॉमी कहे कि आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई है, हमें एकजुट होना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री की केवल वाहवाही भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को सवाल या सरकार को सवाल तो पूछना तो विपक्ष का दायित्व है, लेकिन किस तरह से आप पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, यह भी महत्व रखता है। केवल क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, साथ साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए कि अगर आप सरकार में होते तो आप क्या करते। यही मैं हमेशा कहता हूं, मेरी एक आइडिया है कि जो भी विपक्ष में आए उनको एक शैडो कैबिनेट रखनी चाहिए। अगर कोई जयशंकर देश के विदेश मंत्री है तो विपक्ष के पास भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले पर बात कर सके। तब मुझे लगता है एक अच्छी बहस कहिए या अच्छा एक डायलॉग हो सकता है। केवल ताने मारने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। आपने जो कहा कि जैसे शैडो कैबिनेट होना चाहिए, जो कि यूके में परंपरा है, ब्रिटेन में परंपरा है कि विपक्ष भी एक शैडो कैबिनेट रखता है। एंड में मिलिंद कहूंगा, मैं भूल गया कहने की, देखिए हमने इसी तरह से, जिस तरह से विपक्ष को ताने सरकार पर ट्रंप को लेकर बार बार नहीं मारने चाहिए, उसी तरह से मुझे लगता है सरकार को भी
जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो केवल कहना कि वो पप्पू है, उनको कुछ जानकारी नहीं है, इससे हमारा लोकतंत्र कैसे, इस तरह से पर्सनल अटैक से हमारा लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ेगा। जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को लेकर आप बहस कीजिए, उन पर पार्लियामेंट में बहस कीजिए, पार्लियामेंट में के बाहर कीजिए, लेकिन जो कटुता आई है, जो ताने लगते हैं एक दूसरे पर, ये मुझे लगता है गलत है। और मीडिया को भी मुझे लगता है इसमें ना पड़ने। अब देखिए, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितने चैनलों ने उस पर डिबेट किया, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? आज मैं एक बड़े हिंदी अखबार के फ्रंट पेज पर देख रहा था, उसमें ये खबर ही नहीं है। तो ये जो हमने लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो हमें विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए, और ये ताने जो लगते हैं बार बार अगर सरकार कुछ करे, वो भी खत्म करना चाहिए। वी नीड अ मोर हेल्दी डेमोक्रेसी, और किसी व्यक्ति विशेष डेमोक्रेसी ना बने, एक संस्था विशेष डेमोक्रेसी होनी चाहिए। संस्थाओं को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, फिर वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और संस्था हो। नहीं राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन अब ये पता नहीं कि कब हमको ये देखने मिलेगा, कब ये कटुता खत्म होगी और मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन राजीव से दो मुद्दों पर बात हुई। एक तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग को लेकर, उसमें जो दो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनका जवाब ज़रूर देने की ज़रूरत है। खास करके पहले सवाल की कि जो वोटर लिस्ट मांग कर रहे हैं वो आप डिजिटल फॉर्म में क्यों नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म में देना चाहिए, ताकि अगर कोई इसकी जांच पड़ताल करना चाहे तो उसे प्रिंट आउट निकाल के 7 फुट तक प्रिंट आउट है उसका आपको डेटा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के लिए मुझे लगता है कि कम से कम ये मांग चुनाव आयोग को मान लेनी चाहिए। दूसरी बात, राजीव ने ये कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक उनकी पॉलिटिक्स ही इस तरह की है कि वो दबाव बनाते हैं फिर पीछे आते, मतलब एक तरह से निगोशिएशन टैक्टिक्स होती है। लेकिन इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को एक होकर इसका जवाब देना चाहिए। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।